नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के ई मौके पे हम लोगों ने एक ऐसे व्यक्तित्व को बुलाया है जो तमाम शिक्षकन के गुलदस्ता को सजोए हैं, शिक्षा को लेके एक नई सोच बनाए हैं और नए तरीका से लगातार शिक्षा को लेके काम कर रहे हैं। एक ऐसा बिजनेस जो सालाना लाखों रुपया कमा के देती हुई है, लेकिन उनको मिटा के एक शिक्षा को नव अवसर प्रदान हो गए लोगन को, बच्चन को ई के लाने उनने वो मिटा के एक नए शिक्षण संस्थान की शुरुआत करी है। हमारे संगे मोहित कनकने साहब हैं। मोहित कनकने साहब चिरगांव में आसपास के क्षेत्र में बच्चन को बढ़िया शिक्षा व्यवस्था मुहैया करावे के लाने लगातार प्रयास कर रहे हैं। सोच बढ़िया है और सोच बढ़िया होवे के संगे संगे जी राजनीति में भी अच्छो खासो दखल रखत हैं। तमाम बिंदुओं पर मोहित कनकने से चर्चा हुई है, लेकिन ई के पहले चर्चा वो बात पे हुई है कैसे आजकल बुंदेलखंड में हर व्यक्ति सोच रहा है कछु काम कर ला जाए, कछु काम कर ला जाए। ऐसे में जे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और बिजनेस को लेके भी समय समय पे अपनी जानकारी देते रहते हैं। सबसे पहले तो भाई साहब आपको स्वागत है बुंदेली वार्ता में। बहुत बहुत नमस्कार आशुतोष जी। और पहले तो हम आपको शिक्षक दिवस की शुभकामना देता है पूरे आपको चिरगांव भी। क्षेत्र को, पूरे बुंदेलखंड को। जय जय बुंदेलखंड। हम बुंदेलखंड के लिए हमेशा हम भी आगे रहते हैं। एक नया राज्य निर्मित हो तो शायद संभावनाएं और अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिलेंगी। इंसान एक, किरदार अनेक। मोहित कनकने भी उनमें से एक हैं। राजनीति, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच और क्या कहते हैं? बहुत स्पोर्ट्स के लिए भी आजकल हम बहुत कुछ कर रहे हैं। हाँ। अभी स्टेडियम में बच्चे खेल रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स अकेडमी के। बैडमिंटन में कल से परसों से जीतते चले आ रहे हैं। हाँ। तो प्रयास रहता है कि क्षेत्र के बच्चों को मतलब एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स में भी आगे मौके मिले। और जरूरी भी है, शरीर स्वस्थ रहेगा बच्चों का, मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा तो शिक्षा में बहुत आगे जाएंगे। जो अभी थोड़ा सा कम दिख रहा था मुझे यहाँ आके कि लोग एक भेड़ चाल में ना बस एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन जरूरी है, बच्चों पे इतना प्रेशर मत डालो, खेलने दो, इमोशनल भावनात्मक मजबूत होने दो। पढ़ाई तो करेगा, यहाँ से मजबूत होगा ना, हाँ। शरीर से मजबूत होगा ना, तो पढ़ाई तो होगी ही होगी। हम लोग एजुकेशन पे आएंगे, आज शिक्षक दिवस भी है, जी, इस जी, पर भी बिल्कुल। चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बुंदेलखंड की जो सबसे बड़ी समस्या है पलायन, और पलायन का मुख्य कारण है बेरोजगारी। यहाँ रोजगार नहीं है। लोग सोचते भी हैं, नए युवा हैं, सोचते हैं कि व्यापार करना है, व्यापार करना है। किसी को यदि व्यापार करना है तो शुरुआत कहाँ से करे, सोचे कहाँ से? नहीं, ऐसा ऐसा एक समय था कि जब बुंदेलखंड में लोग जैसे भी पढ़ाई करी, मैं भी 12th की स्टूडियस पर्सन था, बाहर निकल गया, दिल्ली निकल गया। मेरे संग के जितने भी ग्रुप था पूरा सब बाहर निकल गया। आज बाहर वापस नहीं आने का बात करते क्योंकि बहुत अच्छे से सेटल हो चुके हैं। आईआईटी से निकले, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, देश विदेशों में बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं। लेकिन उस समय यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज की कमी थी, वापस आके करते क्या। लेकिन आज समय बदल चुका है बुंदेलखंड का भी। अगर लोग आ रहे हैं, स्टार्टअप्स डाल रहे हैं, नए नए बिजनेसेस के आइडियाज लेके आ रहे हैं। मैं भी, मेरे कई दोस्त वापस आए हैं और अपना जमी हुई व्यवस्था छोड़ के आए हैं और यहाँ पे कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब पलायन रुक रहा है और बहुत तेजी में पलायन रुक रहा है। मैं चिरगांव से ही देख रहा हूँ, काफी लोग, झांसी में भी काफी स्टार्टअप्स स्टार्ट हो रहे हैं। और जिनके लिए मैं सोचता था जब मैं कि चिरगांव आके स्कूल स्टार्ट करूंगा या कोई और नए बिजनेस डालूंगा या कुछ भी जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं आगे वाले, तो मैं सोचा था कि इनके लिए मैं जो सर्विसेज लेनी पड़ती थी तो उसके लिए मैं फिर दिल्ली मुंबई वाली एजेंसीज पे डिपेंड रहूंगा। लेकिन नहीं, मुझे झांसी से ही सर्विसेज मिल रही हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सपोर्ट काफी अच्छा मिल रहा है। अब मैन पावर मिलने लगी है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं पलायन तो रुका है और पलायन रुकेगा और 100% पलायन रुक जाएगा जब बुंदेलखंड में ही अपार संभावनाएं रहेंगी। बीड आ रहा है, डिफेंस कॉरिडोर आ रहा है और भी प्राइवेट कंपनीज, कई इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। तो इसके लिए मैं खैर केंद्र सरकार, राज्य सरकार को थैंक यू बोलता हूँ। और ऐसा बाहर से भी जो एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट होता है, वो भी आ रहा है। तो अच्छा है, बदले भविष्य में बुंदेलखंड की तस्वीर बदलेगी, बहुत अच्छी बदलेगी। देखिए सर, मैं भी दिल्ली छोड़ के चिरगांव बैठा हूँ ना आके। बुंदेलखंड अभी किसी को बिजनेस करना है तो लोग सोच नहीं पाते क्या आते हैं, करें। मेरे पास आते हैं एक्चुअली। ये बड़ा क्वेश्चन लेके आते हैं कि सर पैसे तो हैं और बिजनेस करना है तो क्या बिजनेस करें, या रिस्क सबसे पहली चीज है। तो आप तो रिस्क का तो आर पकड़ लो कि रिस्क लेके शुरू करना पड़ेगा। फिर बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो एक होता है, आप मन में आराम से अंतर ध्यान बैठ के एक बार अकेले बैठ जाओ, एक कॉपी और पेन लो। आपने सोचा एक सपोज कि रेस्टोरेंट डालना है,
बड़ा देखते रहते हैं रेस्टोरेंट में भीड़ होती है, भीड़ होती है, बहुत चल रही अच्छा चलता है, खूब चलता है। तो आपको रेस्टोरेंट खोलना है, बिजनेस प्लान आया, दूसरों से डिस्कस बात करें, अपना एक कॉपी पेन लें, स्टार्ट करें। मैंने रेस्टोरेंट खोल लिया। मेरा एक दोस्त है, इमेजिनेशन कर ऐसा दो। जी आपको जी। समझ आपका ये फॉर्मूला समझने से पहले मैं एक हाँ। उदाहरण दूंगा। मेरा एक दोस्त है, 1 साल में वो कई व्यापार कर चुका है। कभी उसको दिखा कि अवध बिरयानी, अवध फूड्स के वहाँ भारी भीड़ है, एक काम करो बिरयानी की बिरयानी। फ्रेंचाइजी खोल लेते हैं। फेल हो गया 3 महीने में। हाँ। फिर देखा उसने कि यार मोबाइल मार्केट बढ़िया है, उसने मोबाइल का खोला, फेल हो गया। उसे कुछ भी दिखा कि हाँ यार इससे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं हम, उसने खोल लिया। नहीं, पूंजी भी मर जाती है, व्यापार बिल्कुल। भी फेल हो जाता है, वो चौपट हो जाता है। ऐसा कई लोगों के संग होता है, एक्चुअली वो बेसिक रूल को भूल जा रहे हैं। हाँ बेसिक रूल है फोकस। फोकस हम वो इसी पॉइंट पे आ रहे थे। आप हर बिजनेस का एक ए होता है और जेड होता है, ए ठीक है। टू जेड। हाँ कई स्टेप्स होते हैं। हम्म। मतलब जैसे कि हम आप सपोज रेस्टोरेंट का एक रेस्टोरेंट की उदाहरण बात दे कर रहे रहे थे, थे। चलिए हाँ अब रेस्टोरेंट, अगर हमारा रेस्टोरेंट खुल गया तो मैं सबसे पहले सुबह उठ के क्या करूंगा, रेस्टोरेंट की शटर उठाऊंगा या गेट खोलूंगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ मेरे पास अभी कोई भी स्टाफ, ये सोच लेना मेरे पास कोई भी स्टाफ नहीं है, आप अकेले ही हो। बिजनेस अगर स्टार्ट करो तो पहले अपने अकेली दम पे स्टार्ट करना। ये भूल जाते हैं। पहले कहते हैं चलो एक वो लड़का रख लेंगे जो दुकान खोलेगा, एक रखेंगे जो हल्का सब्जी अब भी काट देगा, एक रखेंगे जो खाना बना देगा, एक रख देंगे तंदूर चलाएगा, एक हल्का मार्केटिंग भी कर रहा होगा। आप क्या कर रहे हो? आप गल्ले पे बैठे हो। आप इतने लोगों पे अब डिपेंड होते चले जा रहे हो, इनमें से एक ही सीढ़ी गड़बड़ाई, आपका बिजनेस गया। सारे चीजों को आपको आपकी निपुणता होना चाहिए कि तंदूर वाला भी डिस्टर्ब कर रहा है, चल चला जा, मैं खुद तंदूर लगा लूंगा। आज कुछ भी जो भी है, आज खाना भी परोसना पड़ा तो मुझे शर्म नहीं, अपने काम के लिए शर्म नहीं होती है। मुझे अगर सफाई भी करनी होगी तो मैं सफाई कर लूंगा। मैं अपने स्कूल को ले लेता हूँ, चलो रेस्टोरेंट तो छोड़े, स्कूल को है। आज मेरे यहाँ मेरी प्रिंसिपल कह दे कुछ भी कि सर मेरी 50,000 सैलरी, मेरी 1 लाख कर दो, मैं कहूँ मैम जाइए, मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं एडमिशन मैं कर लूंगा। क्योंकि मुझे आता है एडमिशन लेना। हाँ अकाउंटेंट बोले कि सर फीस जो कलेक्ट करता है वो बोले कि सर ना मेरा ऐसा कर लो, यार कुछ भी आप उस पर डिपेंड हो जाओगे तो वो आपका हमेशा आपका वो शोषण करने की तैयार रहेगा। आप कहोगे भाई साहब जाओ मैं फीस कलेक्शन कर लूंगा, क्योंकि आपको आता है। टीचर भी बोलेगा ना तो आप एजुकेटेड है, हम क्लास का लेसन ले लेंगे जब तक नई टीचर नहीं आ रही है, लेकिन आपकी उस पर आप डिपेंड नहीं रहेंगे। स्कूल के ताले खोल के स्कूल खोलना भी होगा, बच्चों को वेलकम भी करना होगा, पेरेंट्स की पीटीएम में आगे फेस भी करना होगा। मतलब स्कूल का ए से लेके जेड तक के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको मैं कर सकता हूँ। स्कूल की जो मेड वाला काम भी है वो मैं कर सकता हूँ। बच्चों का, छोटे बच्चों को मैं अगर संभालना होगा तो मैं भी वो संभाल सकता हूँ। जब मैंने इन सब चीजों को लेके बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर किया था, तब जाके मैंने स्कूल खोला कि अब सारा स्कूल का स्टाफ एस लेके जाता। मैं तो बिल्कुल बैठा हूं, मैं कोई काम नहीं करता, लेकिन हर काम पे हर स्टाफ को ये पता है कि जिसने गड़बड़ की सर वो काम कर ले जाएंगे। वो ये काम आता है सर। हर बिजनेस में आप इस चीज को फोकस कर लो, बिजनेस आपका सफल होगा ही, कोई नहीं रोक सकता, गारंटीड, 100% गारंटी। अच्छा लोग गलती कहाँ करते हैं और बिजनेस में? बिजनेस में ही होता है, डिपेंडेंसी पे आ जाते हैं। रेस्टोरेंट खोलना है, आज तक घर पे कोई दाल तो फ्राई की नहीं होगी, और रेस्टोरेंट खोलेंगे क्यों? देख लिया सामने वाले का, उसका चल रहा है। बेसिक क्वेश्चन बताऊं, एक रेस्टोरेंट एक फ्रेंड का था, तो मैंने कहा चाहिए बताओ 1 किलो चावल तुम ड्रॉ चावल लाए, बासमती राइस लाए, उसे कितने हाफ प्लेट चावल बन जाते हैं? कह रहे ये कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल नहीं है तुम। और वो रेस्टोरेंट खोले हुए था उसका बॉयल होके उसको हाफ पार्सल में तो पता होना चाहिए कि उसमें 8 हाफ प्लेट बन गई है क्या? आप अभी बेसिक नहीं है। ऐसे ऐसे फिर कई क्वेश्चंस होते हैं, कई सारी चीज होती है इतनी। और फिर रेस्टोरेंट वगैरह तो बहुत ही टफ, कितनी सारी उसमें ए टू जेड में देखा जाए तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। आजकल एजुकेशन में वो चल रहा है ब्रांच टाइप का। ब्रांच ले लीजिए, कोई बड़ा ब्रांड है उसकी आपने ब्रांच ले ली, तो उसमें कहाँ सफलता की गारंटी? गारंटी सफलता की ऐसा है, जैसे कि मैंने भी बचपन प्ले स्कूल की फ्रेंचाइजी ले रखी है, तो ऐसा होता है कि एजुकेशन लाइन हुई तो उसमें क्या है, काफ़ी रिसर्च होता है बुक्स पे, एक्टिविटीज़ पर, बच्चों को जैसे एक बच्चों को कैसे इमोशनली, छोटे बच्चों को खासकर कि कैसे पढ़ाई करानी है, तो उसके लिए क्या है ना कि अभी तक पुराना एक तरीका चला आ रहा था ट्रेडिशनल, तो कहीं ना कहीं बच्चे आपने देखा होगा पढ़ाई से विमुक्त भी हो जाते थे। जब हम लोग देखते थे कुछ बैक बेंचर रह जाते थे, या कुछ जो क्लास में अच्छी पोजीशन आ रहे हैं तो वही आगे हमेशा अच्छा करते थे और पीछे वाले एक एवरेज होते चले जाते। अब वो नहीं है, अब सभी फ्रंट लाइन वाले हैं। तो वो नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई है और जो नया जो, तो ये जो फ्रेंचाइजी वाले लोग हैं ना, इन लोगों के हजारों स्कूल्स चलते हैं, तो ये पूरा ऑल इंडिया के हर बच्चों के हिसाब से जो इन लोगों का एक जो तरीका है, तो उसमें करोड़ों लाखों खर्च होते हैं। आप एक इंडिविजुअल उस पे रिसर्च करते हैं, फिर उसके बाद वो इंडिविजुअल हर जैसे मेरे यहाँ एक स्कूल में एक स्पीको पेन है, तो वो स्पीको पेन
बच्चों को बोल के पढ़ाता है। तो अगर उसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे उस टेक्नोलॉजी पे, हाँ। तो एक कोई भी एक स्कूल मैं स्टार्ट करता तो मैं उस टेक्नोलॉजी को नहीं कर पाता। लेकिन जब बचपन ने वो चीज लॉन्च की, तो बचपन ने की तो उनके जो बचपन की सभी फ्रेंचाइजी 1,500 में बच्चों पे उनकी कॉस्टिंग बढ़ गई, तो हर स्कूल पे कम कम कॉस्टिंग पड़ गई, तो सभी लोगों ने उसको एक इम्प्लीमेंट कर लिया। तो फ्रेंचाइजी का काफी फायदा मिलता है। और लेकिन ऐसा वही नहीं है, आप अपने अगर आपको A to Z की पूरी नॉलेज है, वो जो बात कर रहे हैं, हाँ। तो फिर उसकी भी नहीं है। मैंने A to Z सीखने के लिए, जो मुझे नहीं आता था, मैंने इसलिए फ्रेंचाइजी ली थी, तो वहां से मैंने काफी कुछ सीखा हाँ। उनसे। और फिर आज रहता है कि और भी ब्रांचेज और स्कूल्स खोलने के लिए प्लानिंग। शिक्षक दिवस से पहले हम लोगों ने 2-3 और टीचर्स से बात की। एक टीचर से बात की, आपने देखा होगा। जी जी जी, हाँ मैंने वो देखा। 50,000 60,000 रुपए प्राइवेट कोचिंग में पढ़ा के कमाते हैं, और फिर निःशुल्क वो 50-60,000 उन बच्चों पे खर्च करते हैं जिनके पास पैसे नहीं, बहुत अच्छा। और झांसी के नहीं है, झांसी के बच्चों पे खर्च कर रहे हैं। बाहर के हैं कहीं के, ब्रजेश यादव जी शायद, अरे बहुत हमने उनसे अभी बात की 1 तारीख में या 31 तारीख में। तो वो पैसे कमाते हैं खुद काम करके। 2 साल से उन्होंने कपड़े तक नहीं खरीदे। हॉस्टल में जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनको रखते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, बहुत- पढ़ाते हैं, लाइब्रेरी खोले। बहुत दूसरे टीचर से हम मिले, वो क्या करते हैं, सड़क पे भी बच्चों को पढ़ाते हैं और सिविल सेवा की तैयारी भी कराते हैं। अरे बहुत बढ़िया। एक तीसरी टीचर से मिले, महिला टीचर से, वो 20 सालों से अपनी संघर्ष की लड़ाई लड़ रही हैं। 20 सालों से, अंजू गुप्ता मैडम। उनको अभी तक न्याय नहीं मिला। इस चक्कर कभी उस चक्कर, कभी उस दरवाजे, कभी इस दरवाजे, हमेशा आश्वासन, हमेशा जांच। एक चीज तो सही टीचर्स कह रहे हैं दिवस आप। पे आप टीचर्स के लिए क्या आज कहेंगे? टीचर्स दिवस पे तो एक सबसे बढ़िया मैं एक चीज कहूंगा, आप इंजीनियर्स डे भी होता है, डॉक्टर्स डे भी होता है, जितने भी प्रोफेशंस हैं सभी का एक डे होता है। सही है। आप देख लो, शिक्षक दिवस को अकेला पकड़ लो, ठीक। केवल शिक्षक दिवस ही एक ऐसा होता है जो बच्चे स्टूडेंट्स भी बना रहे होते हैं, पेरेंट्स भी विश कर रहे होते हैं। सारा हिंदुस्तान में एक शिक्षक दिवस का कितना महत्व है। हाँ। ठीक है, आप डॉक्टर्स डे ले लो, पेशेंट बनाते हैं, डॉक्टर्स ही आपस में सेलिब्रेट करते होंगे, मुझे लगता है ना। सही है। इंजीनियर्स डे में इंजीनियर्स आपस में कर लेते ठीक होंगे, है। CA डे में उनके क्लाइंट्स तो आगे वो सेलिब्रेट कर नहीं रहे, लेकिन यहाँ पे बच्चे सेलिब्रेट करते हैं टीचर्स डे, टीचर सेलिब्रेट करते हैं टीचर्स डे, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, सभी लोग मिलकर। आज देखो, मैं अभी शाम को एक अपने टीचर्स के संग एक प्रोग्राम अटेंड करूंगा शाम को, तो पूरा मैनेजमेंट, सभी लोग, एक अलग इन्फ्लुएंस होता है टीचर्स डे पे। तो जब टीचर की इतनी महत्वता है देश में, तो टीचर की जो परेशानियां हैं उनको सर्वोपरि रखना चाहिए। इसके लिए भी एक अलग से, मुझे लगता है, आप फोरम छेड़ बनना दिए तो चाहिए। अलग से फोरम बनना चाहिए कि उनका अलग ही कोर्ट, अलग ही तरीके से उनकी सुनवाई हो। अगर क्योंकि वो देश के लिए बहुत बड़ी विकास की बात के क्योंकि लिए हम बैनर लगा तो हुआ है। लगा देंगे, फेसबुक पे पोस्ट डाल देंगे, हैप्पी उसे आम टीचर्स आदमी डे। की तरह गिनती ना हो। आज मेरी यही भैया है, और बहुत अच्छी बात आशुतोष जी आपके संग बात करके निकली। हाँ। शिक्षक दिवस पे बहुत अच्छा शिक्षक के लिए एक बहुत बड़ा उपहार होगा कि एक ऐसे कई पूरे देश में जितने शिक्षक हैं जिनको परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, और जो शिक्षा के लिए बराबर फिर भी प्रयास कर रहे हैं अच्छा देने के लिए, और लेकिन उनकी अगर कोई व्यक्तिगत समस्याएं हैं तो उनको एक अलग से जल्दी फास्ट, सो दैट कि वो शिक्षा में उनका फोकस कम ना हो पाए। क्योंकि अच्छा, आपके, मैंने शुरुआत में कहा था कि आपके गुलदस्ते में बहुत सारे टीचर हैं, आप मैनेजमेंट हेड हैं, तो अभी शिक्षकों का असल में जो टीचर हो रहा है, मेरे पास केवल अंजू गुप्ता मैडम आई जी, मैं सब जगह नहीं पहुंच सकता और सब टीचर मेरे पास नहीं आ सकते। स्वाभाविक। एक मोटा माटी आप हमें बताएं कि शिक्षकों को किस तरीके से शोषण हो रहा है, किस तरीके से उनको ठीक किया जा सकता है, अभी वर्तमान हालत क्या है टीचर के? अब काफी स्कूल वाले बुरा मान जाएंगे अगर मैं मन की बात बोल लेकिन दूंगा आपको तो। बोलना चाहिए टीचर्स डे पे। एक्चुअली जो स्कूल का बिजनेस है एक, हाँ। इसका भले ही मैंने कह दिया मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन सबसे अहम रोल मालूम टीचर का ही है स्कूल में। टीचर ही स्कूल को चलाते हैं। बच्चे जो बनते हैं ना, स्कूल याद नहीं रखते। फला टीचर से कोई बच्चा, एक होता है ना टीचर, जिस डेडिकेशन के संग क्लासरूम में बच्चों को आंखों में आंखें डाल के एक टॉपिक को एक पढ़ा रहा होता है ना, जो एक दिल में उतरता है ना बच्चों को, स्कूल का ब्रांड नहीं याद आ रहा होता है उस समय। उसे कोई इतना ही कोई भी राहुल कनकर एक बहुत बड़े स्कूल के संस्थान खोल रहे हैं, लेकिन जो टीचर क्लास के अंदर है उसका जो रिस्पेक्ट होगा। हाँ। तो क्या है ना कि और स्कूल्स वाले ना उस हिसाब से ना सैलरी दे रहे हैं, सही बताएं, खुद अपना बनाए जा रहे हैं मन। और इसी चीज की मेरी बुराई है। मैं कहता हूं कि मैं तो मन में मान के चलता हूं पार्टनर। मैंने तो फोकस कर लिया कि अगर 100 रुपए की रिसीट आती है तो इसका इतना, इस खर्च में इतना, इस खर्च में इतना इतना, मैं मिड सेशन में भी इंक्रीमेंट दे देता हूँ। एडमिशंस हुए, पार्टनर का पैसा बढ़ गया, बढ़ा दूं सैलरी।
मतलब मेरे यहाँ ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 3,000 रुपए से स्टार्ट की थी, आज 15,000 है 3 साल में। ये नहीं है कि उनको पलायन हो गई नहीं। हाँ, आप क्या रुकेगा? जब आप उनका शोषण नहीं करोगे तो आपने पलायन तो हो एक गई मन नहीं। बना लो कि भाई मुझे तो जैसे सपोज एक बिजनेस का 20% कमाना है, 25% कमाना है, 15% कमाना है, एक हाँ। अपना ही अपना उस पर फोकस रखो ना। फीस बढ़ रही है, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो वो टीचर्स की भी तो मेहनत है, उसका उसका रिवार्ड देते रहो। और पूरे देश में हर स्कूल देता रहे। मैनेजमेंट तो कमा रहा है करोड़पति, फिर ऑडी भी खरीदेगा, फिर BMW भी खरीदेगा, रोल्स रॉयस भी खरीदेगा मैनेजमेंट। टीचर बेचारे की सैलरी वही टीचर रहेगी की जिसकी सैलरी वजह से उतनी आपका है। स्कूल आगे बढ़ता है। जिस दिन ये सोच बदल जाएगी स्कूल मैनेजमेंट हाँ। की, है ना, मजा आ जाएगा। लेकिन भाई वन मैनेजर वालों से ऐसा नहीं है कि मैं वो सोच रहा हूँ, मेरी खुद की पर्सनल सोच है, लेकिन मैं हमेशा अपने स्कूल में तो ऐसे ही करता हूँ, इसलिए मेरे यहाँ के तो टीचर्स बढ़िया है। नहीं, वो तो वही है, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हम में कभी ना सुधार हो कभी गया, तो सब में हो अलग गया। जगेगी तो कभी तक काम आएगी, सही बात नहीं है। तो एक उदाहरण बन के रह जाएंगे। सरकारी टीचर, लोग कहते हैं सरकारी टीचर पढ़ाता नहीं है। लोग यही, लोगों के दिमाग में यही है ना नहीं कि उस 60,000 80,000 सैलरी नहीं पाता है, पढ़ाता नहीं है। लेकिन असल हकीकत पता है क्या? उससे BLO की ड्यूटी किससे ली जाती है? टीचर वही से। मैं उसी पे आता। टीचर जब वो सरकारी टीचर बना तो हाँ। इसका मतलब कि वो उस मेरिट्स में था, मतलब एलिजिबिलिटी थी उसकी, हाँ। वो एजुकेटेड था, हाँ। यानी पोजीशन ली, पढ़ा लिखा था, पढ़ा लिखा था, टीचर बना है, ट्रेनिंग हुई है, सरकार ने सब कुछ करवाया है, तो मतलब वो पढ़ाने के लिए तैयार है। अब पढ़ाने के लिए तैयार है तो अब बच्चे सामने नहीं है। सरकार को पता चला कि बच्चे सामने गांव में नहीं है, वो प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, तो एक काम करो, टीचर की उठा के BLO बना दो, ये कर दो। सरकार ने उसको एक अपना तरीके से उसको कोई सैलरी दे रहा है आज लाखों की में, सरकार ने नहीं, पहले से चला बहुत रहा है, खुद पुरानी। एक सरकार, मतलब एक वो हो गया कि हाँ। इसमें तो अब क्या है ना कि पहले तो हम ये कह रहे हैं कि बच्चे अगर आ गए क्लास के अंदर तो सरकार भी टीचर को परेशान नहीं करेगी, ये बात पक्की। अब बच्चे कैसे आए? भाई मैं कहता हूं बच्चों का इंटरेस्ट किस में होता है, खेल से जोड़ दो ना। मैंने इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट बनाया है कि भैया स्कूल में गांव के बच्चों को आप, जैसे वो शहर जा रहे हैं, मान लो एक चिरगांव से मैं ले लेता हूँ, चिरगांव के इंटीरियर में 4-6 किलोमीटर दूर एक गांव का बच्चा है, सुबह पढ़ने के लिए तो आ रहा है चिरगांव, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, शाम को तो गांव में ही है, ठीक है। अब गांव में उसके लिए जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें वो नहीं पढ़ाई करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि टीचर, जबकि हमारे यहाँ की जितनी काबिलियत के टीचर हमारे यहाँ है उतनी काबिलियत के उनके यहाँ है गांव में भी। तो अगर सरकार एक काम करे कि उन बच्चों को उन्हीं स्कूल्स के प्लेग्राउंड में खेल के संसाधन और रख दे, कि बच्चे शाम को खेलने के लिए मौके नहीं मिलते, अब वो शाम को फिर से दोबारा खेलने तो आ नहीं सकते शहरों में, तो एक काम करे कि उन्हीं स्कूल में एक स्पोर्ट टीचर रख दे और खेल के संसाधन, और इस खेल के टीचर की ड्यूटी सुबह नहीं शाम को है 3 घंटे की, वही प्रांगण स्पोर्ट्स का कमरा खुलेगा। अब गांव के सभी बच्चों को एंट्री उन्हीं को मिलेगी जो सुबह पढ़ने आएंगे। बच्चों को खेल से जोड़ दो, पढ़ाई अपने आप करने बैठ जाएंगे। ठीक है, खिलाएंगे उसे जो सुबह पढ़ने आएगा, जो पढ़ने आएगा। बच्चे हैं बहुत, और एजुकेशन सिस्टम चेंज करना पड़ेगा ना, कुल मिला के। थोड़ा सा बैठा ले तो हमें बुलाया, देखो कुछ ना कुछ देंगे मसाला। लेकिन ये कि हम कह रहे हैं कि प्राइवेट जहां जाए, हम ये नहीं कह रहे हैं हमें कुछ इस टाइप की कोई दायित्व मिल जाए। कुछ हमें लगता है कि हम अंदर ही अंदर सोचते हैं कि मैं कहाँ कहूँ, कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए कि मैं कोई बात करूँ, मैं माननीय योगी जी से भी कह दूँ बात रख के, शिक्षा मंत्री बैठ जाए, मैं कहूँ भाई इसमें कोई, आप कोई बता दे कोई इसमें नेगेटिव पॉइंट हो कि इसमें मेरा कोई पर्सनल स्वार्थ हो। ये तो सही बात है, पूरा एक झटके में ही सुधर गया पूरा। बच्चे की लालसा को समझो ना, बच्चा क्या चाह रहा है। आप कैसे कहते हैं बच्चा आता नहीं है? पढ़ाई के लिए टीचर आपने तैयार कर दिया है, साधन संसाधन बॉक्स हर चीज आपने दे रखी है। तो बच्चा जो नहीं आ रहा है तो उसको खेल से जोड़ दो, मिड डे मील से जोड़ दिया ना, खाने का लालच नहीं है अब किसी को, ठीक है, बहुत अच्छा एक है मिड डे मील है, साथ में खेल का जोड़ दो। खेल से बच्चा पढ़ाई में नहीं निकलेगा तो क्या पता गांव से अच्छा दौड़ने वाला निकल आए ना, कब क्या निकल जाएगा। खेल को जोड़ दो, खेल इंप्लीमेंट करते ही नहीं है भाई। 6 टीचर बैठा रखे हैं, 3-3 4-4 लाख रुपए सैलरी बांट रहे हैं गांव के अंदर। अब चलो 3 लाख बढ़ रहा है तो 50,000 का हो चुका, खेल दो। मेरा निकल गया। आम भाषा में एक टीचर और रख दो ना, स्पोर्ट टीचर, कैसे खेल खेल के खिलाड़ी करके बेचारे दुकानदारी कर रहे हैं, उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। सरकारी नौकरियां निकाल दो बढ़िया स्पोर्ट्स के लिए, और हर एक गांव में एक स्पोर्ट टीचर डाल दो, और स्पोर्ट्स के लाख और स्पोर्ट्स के जो है फील्ड हैं आवंटित हैं बहुत सारे गांव में, चलिए छोड़िए मैदान। मुझे एक गांव मैं ले रहा हूँ गोद में, कोई भी एक गांव का एक स्कूल मुझे दे दो, मैं स्कूल के बच्चे भर दूंगा, शाम का खर्चा मेरा, स्पोर्ट्स अकेडमी का, चलो एक दे भाई। पूरी गवर्नमेंट एक विद्यालय दे दे, गवर्नमेंट एक विद्यालय में दे दे, मैं गिनती ना भर दूं। तरीका थोड़ा प्राइवेट जो सोच है, के लिए मेरी नहीं, ऐसे कई लोग हैं हम जैसे,
इन लोगों को आगे लाए, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं, सरकार उनमें से सलाह तो ले। उन लोगों से ले, क्योंकि देखो वो चला रहे हैं, वो अपनी कैसे भीड़ भर रहे हैं, हाँ। सलाह ले। ऐसा नहीं है सरकार के पास सलाह देने वाले लोग नहीं है, हैं, लेकिन सिस्टम में थोड़ी कमियां हैं, जो लचर व्यवस्था है सलाहें थोड़ी। ईमानदारी से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। बड़े बड़े आईएएस बैठे हैं, बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं, हाँ। लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। तो उन इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है, उसके पीछे सोचना चाहिए, प्राइवेट बॉडी को आगे आना चाहिए। प्राइवेट बॉडी आगे आ जाएगी ना तो ये छुपेगी नहीं बात, इम्प्लीमेंट होनी पड़ेगी, मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि जनता के बीच में आ जाएगी वो बात। अभी अंदर ही अंदर सलाह आती है, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है, किसी को पता नहीं चलता है, अंदर ही अंदर गायब हो जाती है। गायब हो जाती है। तो इन सब चीज़ों पे प्रयास करना चाहिए। और शिक्षक दिवस पे बहुत अच्छा, आज मैं बहुत अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आप बुंदेली वार्ता को धन्यवाद देता हूँ, आशुतोष जी आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने उस लायक मुझे समझा, चिरगांव से मुझे यहाँ पे आमंत्रण दिया, आया, और शिक्षक दिवस के रूप में जब मैंने कल स्कूल में टीचर्स को बताया तो मतलब सब लोगों को एक अलग एक प्रकार का, सब लोगों को बहुत एक गर्व महसूस था स्कूल का। हमने कहा बहुत अच्छा लग रहा है कि तो वो मुझे नहीं पता कल क्या बोल पाएंगे आपके सर, लेकिन जाएंगे, मन की बात रखेंगे। हमारा मकसद केवल इतना है कि आपकी सोच जो है वो लोगों को पता चले, वो सरकार में बैठे जिम्मेदार लोगों तक पहुंचे, आम जनता तक पहुंचे, अभिभावक तक पहुंचे। आप भले ही एक प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, एक क्या दो हो गए हैं अब तो। हाँ, 2 प्राइवेट स्कूल हैं, एक स्पोर्ट्स एकेडमी है, हाँ। और आगे भी प्लानिंग चल रही है, करते रहेंगे। और सरकार यदि चाहे, सरकारी अरे अधिकारी चाहे तो नहीं, हम अकेला उसमें भी सहयोग करेंगे। बिल्कुल सहयोग करेंगे। और हमारे जैसे और भी प्राइवेट संस्थाएं हैं हाँ। जो आगे आएंगी फ्रंट पे। हर एक प्राइवेट स्कूल को एक गवर्नमेंट स्कूल दे दो, शाम की व्यवस्था इसको बच्चे भर देंगे स्पोर्ट्स के लिए। स्पोर्ट्स। और मेरा तो एक, मैं तो अपने स्कूल में स्पोर्ट्स के साथ साथ एक मेरा 360 डिग्री ग्रूमिंग का प्रोग्राम चलता है। हाँ। 360 डिग्री ग्रूमिंग की होती है, मैं ईक्यू पे काम करवाता हूँ। एक तो आईक्यू पे तो दुनिया पीछे पड़ी है, इंटेलिजेंस कोशेंट, आईक्यू अच्छा होना चाहिए, आईक्यू अच्छा होना चाहिए, ईक्यू भूल रहे हैं, बच्चों का इमोशनल कोशेंट को ध्यान नहीं रख रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं बच्चे, डिप्रेशन में जा रहे हैं बच्चे, बीपी लो हाई हो रहा है, शुगर हो रही है, कहाँ जा रहा है बच्चा, क्यों? क्योंकि ईक्यू की बात ही नहीं कर रहा है। माँ बाप अपने बिजी हैं, दादा दादी के संग रह नहीं रहे हैं बच्चे, चाचा चाची के संग रह नहीं रहे हैं बच्चे, फैमिली मोहल्ले पड़ोस के लोगों से मिलने नहीं दे रहे हैं बच्चों को। पहले हम लोग कैसे इमोशनल मजबूत होते थे, हम लोग कई लोगों से मिलते थे, सब लोग के संरक्षण में रहते थे कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, गिर गया कोई बात नहीं, गिर गया कोई बात नहीं, उठ जाओ दौड़ जाओ। तो अब क्या है कि जाना पैम्पर करके बच्चों को करके चल रहे हैं, तो आज बच्चा बाहर जा रहा है पढ़ने और वहाँ पे 98 से 97 मार्क्स रह जाता है तो डिप्रेशन में चला जा रहा है। क्या हो रहा है? तो इनको रोकने के लिए हर स्कूल को एक 360 डिग्री ग्रूमिंग का एक प्रोग्राम रखना चाहिए। जैसे ईयर एंड में एक रिजल्ट आता है जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं, एक रिजल्ट साथ में जाना चाहिए, उसकी इमोशनल बातों का भी एक विवरण होना चाहिए जिस पर बच्चे ने कितनी ग्रोथ हुई। हर पेरेंट्स को नंबर्स बाद में देखो भाई, नंबर्स इज जस्ट अ नंबर, है ना, मार्क्स इज जस्ट अ नंबर। आप उस पर बात करो कि मेरा बेटा इमोशनली कितना मजबूत है। इमोशनली मजबूत होगा, खेलकूद से शारीरिक मजबूत होगा, वो पढ़ाई में हमेशा अव्वल ही रहेगा, वो कुछ ना कुछ कर जाएगा। 100%। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो एजुकेशन में भले ही वीक रहे हों, लेकिन उन्होंने काम कुछ ऐसे किए हैं कि वो आज आगे हैं। बिल्कुल। तो सर बस एक ही चीज हमेशा रहती है कि मुझे हो सकता है कि कहीं गलत भी साबित होगा, अभी भी मेरा भी क्या है ना कि एक स्ट्रगल पीरियड है ना। स्ट्रगल से सक्सेस की ओर बढ़ने के लिए, सक्सेस का क्या होता है, सक्सेस सामने वाले का नजरिया होता है। मैं आज स्कूल को स्टार्ट किया, कल और कुछ करना है, तो मैं अपने मन में मुझे लगा कि जैसे आपके हिसाब से आप मैं सक्सेसफुल कब कहलाऊंगा कि शायद आप कहोगे अरे भाई ने तो ऑडी खरीद ली यार, BMW खरीद ली। जब तक मैं छोटी सी गाड़ी से घूम रहा हूँ या अपनी बाइक से स्कूटी से घूम रहा हूँ, और लेकिन मैं सक्सेस अपनी फील कर रहा हूँ कि मैंने एक चीज सफल कर ली। अब मैंने आगे का टारगेट बना लिया, मैंने फिर आगे का टारगेट बना। मैं सक्सेस तो हर पहले दिन से ही हूँ, जो बिजनेस कर रहा है वो आपने लेट है। लेकिन सामने वाला जब कहेगा सक्सेसफुल आपको, जब वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहेगा हाँ मेरे लिए एक डेफिनेशन है सक्सेसफुल की, इतनी बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, अलग अलग बड़ा डेफिनेशन ऑफिस है है। ना। हाँ, लेकिन जो स्ट्रगल कर रहा होता है ना, उसे हर पल पल पे, हर स्ट्रगल में जैसी वो छोटी सी भी दिक्कत आई, वो जैसे ही उसने पार करी किसी रास्ते से, उसके लिए सफल हो गया। तो वो सफलता एक जर्नी है, स्ट्रगल एक जर्नी है जो साथ में ही चलती रहती हैं। तो हर एक जो दोनों चीजें अब जुड़ जा रही हैं। बिजनेसमैन जो सलाह लेने आते हैं उनको भाई A to Z अपना देखें, उसके बाद स्ट्रगल से घबराएं नहीं, सक्सेस को निशान रखें, स्ट्रगल और सक्सेस को पैरेलल में बिल्कुल चलते रहें, सफलता मिलती रहेगी, सामने वाले प्रशंसा करते रहेंगे, अपना
लक्ष्य को सर्वोपरि रखें। आलोचनाएं, विवेचनाएं, प्रशंसाएं, इनको ध्यान मत दें। खूब लोग आलोचनाएं करेंगे, सुने, उनको अपनी ताकत के रूप में लें, आगे बढ़े। विवेचनाएं करेंगे लोग, किन्ने ऐसे किया, वैसे किया, क्या है, कई विवेचनाएं होंगी, उनको भी सुने, समझे, अपने आगे बढ़े। प्रशंसाएं होंगी, प्रशंसाएं सुन के रुक मत जाना। सुनो, उनको भी वैसे ही लो जैसे आलोचना ली थी, विवेचना ली थी, प्रशंसा को भी वैसे ही लो और अपना आगे बढ़ते रहो। आप नहीं तो ध्यान भटका देती है प्रशंसाएं। कई लोग प्रशंसा करके आपको रोकने का काम करते हैं, बस बेटा बस बहुत हो गया, रुक जा। बहुत बढ़िया है। तो ये चीज, तो ये सब है कि अपना टारगेट मतलब रखे और आगे बढ़े, फोकस रखे। फोकस ये तो हो गई एजुकेशन की और बिजनेस की बात सर। ठीक। अब बात करेंगे पॉलिटिक्स पे। आप पॉलिटिशियन भी है, राजनीति भी करते हैं और आजकल ग्रेजुएट जो लोग हैं उनको वोटर भी बना रहे हैं बड़ी तेजी से। सर चलिए, आपने पढ़ो राजनीति एक, आप जैसे भी क्षेत्र में, राजनीति ऐसा एक रास्ता है जिससे हम लोगों के बीच में पहुंचते हैं। ठीक है। आज मेरे मन में, आज राजनीति के रास्ते से, सर देखो आप हमें राजनीति के रास्ते से ही मिले। कहीं ना कहीं राजनीति के रास्ते में हम कहीं जा रहे थे, वहां पे आप और मुलाकात हुई, आपने हमें इनवाइट कर लिया। ठीक है सर, मानते हैं। तो अगर हम अपने स्कूल के अंदर बैठे होते तो वही है ना आप स्कूलों तक पहुंच पड़े, ना स्कूल वाले आप तक। तो राजनीति से मैं केवल राजनीति के रास्ते पे चला केवल जनता से जुड़ने के लिए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में मुझे जिला संयोजक का पद है, व्यावसायिक प्रकोष्ठ का। मुझे प्रकोष्ठ भी वही लिया अपना, व्यावसायिक प्रकोष्ठ, जिसके लिए जैसे जो प्रोफेशनल्स लोग हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर, सीए हैं और शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, तो इन्हीं के वाला ही कि वही पढ़े लिखों के बीच में और लोगों से डिस्कस करने में काफ़ी चीज़ें निकलती हैं कि अब सोसाइटी में और क्या डिलीवर किया जाए। तो अब राजनीति में बस, लेकिन थोड़ा सा जो आप जानते हैं कि बस अब और आगे नहीं छेड़ना चाहता, कई सारे मुद्दे हैं जिनको मैं मेरा सवाल ये है कि आप स्नातक वोटर्स बना रहे हैं और आगे जो चुनाव है जिसको बहुत कम लोग 2026 का चुनाव 2026 का चुनाव मतलब लोगों के लिए कौन सा चुनाव? पंचायत चुनाव। बहुत कम लोग जानते हैं कि एक और 2026 में चुनाव है, स्नातक विधायक चुनाव, जिसमें ग्रेजुएट्स को वोटर बनाया जाता है, वो आप बना रहे हैं। पीछे की कहानी क्या है? 2020 में स्नातक विधायक का चुनाव हुआ था, 6 साल में होता है सर ये। 2020 में जब हुआ था तो मैं पहली बार वोटर बना था, तो मुझे पर्याप्त, इससे भी विधायक बनते हैं, विधान परिषद में पहुंचते हैं। अच्छा, मैंने कहा वही शिक्षक विधायक होता है? नहीं, शिक्षक विधायक अलग होता है। जो हमारे बाबूलाल तिवारी जी हैं, स्नातक, तो उसमें स्नातक विधायक, ग्रेजुएट, मैं हूँ ग्रेजुएट। तो हम क्या, मैं तो सारे दोस्त हैं ग्रेजुएट, अरे मेरे तो घर पे भी सारे लोग ग्रेजुएट हैं। फिर देखा, लेकिन वोटर तो मैं ही अकेला बन पाया। फिर देखा कि उसमें वोटिंग इतनी कम, पता चला रिजल्ट आ गया 20-21 हजार में वोट, चुनाव भी जीत गए और किसी को, मतलब मैं देखा, मैं तो सरप्राइज कि केवल चिरगांव से ही मैंने देखा था 600-700 वोटर बन पाए थे जिन्होंने बन गए। कई ग्रेजुएट से मैंने दोस्तों से बात करनी शुरू की, बोले नहीं हमने, तुम ग्रेजुएट हो तो ये नहीं पता ये वोटर, कह रहे ये कौन सा चुनाव होता है, ये क्या था? मैंने कहा इतने सालों से चला आ रहा है ये चुनाव, आज तक इसको ग्रेजुएट तक खबर नहीं है कि उसका एक राइट है वोट डालना और 6 साल में अपना एक विधायक बनाना। ये तो हो गया सबसे बड़ा चुनाव अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, पढ़े लिखों के बीच का एक चुनाव, जो ग्रेजुएट हजारों लाखों में ग्रेजुएट निकल रहे। अभी हम चिरगांव से निकाल रहे तो 10-20 हजार ग्रेजुएट बन चुके होंगे अभी तक, जितने में पूरे 10 जिलों का एक जीता कैंडिडेट अकेले चिरगांव के वोटर होंगे इतने। तो और आपने बनाए हैं वो? हमने तो कर रहे हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं, सभी लोग अवेयर कर रहे हैं अभी सर। और मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं है, ना मेरे पास इतना तंत्र है कि मैं बिल्कुल जाऊँ 10 जिलों में घूमूं और कॉलेजेस में जाऊँ और सब जगह जाऊँ कि पैसे खर्च करूँ और कि भैया सबको राइट्स अवेयर कर सकता हूँ सोशल मीडिया के रास्ते से और बुंदेली वार्ता के रास्ते से कि भैया आप ग्रेजुएट हैं, सिंपल सा आपका एक फोटो, एक आधार कार्ड और फाइनल ईयर की जो भी ग्रेजुएशन आपने की हुई, आपने एमबीबीएस किया हो, आपने बीटेक किया हो, बीबीए किया हो, बीकॉम किया हो, उसकी 3rd ईयर की मार्कशीट, 3 छोटे छोटे से कागज, फोटो, आधार कार्ड और आपकी मार्कशीट, 3 चीजों को लीजिए। एसडीएम के यहाँ बाबूजी बैठते हैं, अपना एक कागज एक फॉर्म में भर के अपना कागज दे दीजिए, आप वोटर बन गए। अब ऑनलाइन नहीं है अभी व्यवस्था वोटर बनने की, या जो संस्थाएं वोटर बना रही हैं या हमसे संपर्क कर रहे हैं या और भी लोग कर रहे हैं वोटर बनाने का। मैं तो इसको एक सामाजिक रूप में काम कर रहा हूँ कि
अभी चिरगांव में अभियान नहीं मैंने स्टार्ट किया है झांसी जिले में, मैं अभी थोड़े और बाहर के जिले जो मेरे दोस्त यार हैं उन सबसे के माध्यम से जो 10 जिले इसमें आते हैं, अपना झांसी, ललितपुर, जालौन है, हाँ। यहाँ से बांदा, हमीरपुर और महोबा, चित्रकूट और चित्रकूट है, और वहाँ पे प्रयागराज, कौशाम्बी और फतेहपुर है। ये टोटल 10 जिले हैं। 3 वहाँ जिले हैं, 3 वहाँ हैं, 4 3 ये हो गए और बुंदेलखंड के 4 उस मंडल के, चित्रकूट मंडल के, और 3 हम झांसी मंडल बुंदेलखंड के के। 7 जिले हो जाएंगे अपने इसमें। हाँ। चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा और ये बुंदेलखंड के 7 जिले, हाँ, और महोबा, प्रयागराज के 3 जिले, प्रयागराज के 3 जिले, प्रयागराज, कौशाम्बी और फतेहपुर। ये अपना ललितपुर, झांसी और जालौन का ये हो जाएगा। ये 10 जिलों का विधायक होता है, 10 जिलों का विधायक, और लोगों को उच्च पता सदन नहीं में है, बैठता है, और उच्च सदन में बैठता है। मतलब कितना महत्वपूर्ण। 8 सीटें हैं टोटल स्नातक विधायक की, तो एक हमारी झांसी इलाहाबाद वाली सीट का चुनाव है। अभी माननीय मान सिंह यादव जी हैं जो स्नातक विधायक हैं, उसके पहले यज्ञदत्त शर्मा जी रहे हैं, लगातार 4-5 बार रहे वो स्नातक विधायक। और इलाहाबाद का थोड़ा सा इस पे ज्यादा बाहुल्य रहा, क्योंकि इलाहाबाद में ना अवेयरनेस ज्यादा है ग्रेजुएट्स के बीच में, तो ग्रेजुएट्स अपने यहाँ बुंदेलखंड में कम है अवेयरनेस, तो वोटर ज्यादा है बुंदेलखंड वोटर में। ज्यादा है निकलेगा। हमारे झांसी यूनिवर्सिटी से निकले हुए कितने वोटर होंगे कि वो तो लाखों में वोटर होंगे, लाखों में। तो पहले तो यही है कि झांसी जिला हर एक वोटर, हर एक ग्रेजुएट से, मेरा जो 2023 तक, जैसे 2026 में है, 3 साल पुराना ग्रेजुएट होना चाहिए। 2023 तक जो ग्रेजुएट 2023 तक के जो ग्रेजुएट हैं वो लोग आज से संकल्प ले लें कि मुझे वोटर बनना है। इस बार 20-30 हजार में नहीं, 20-30 लाखों में होना चाहिए वोटिंग, तब तो है चुनाव। मुझे वोटर बनना है और पढ़े लिखों का, ग्रेजुएट्स का एक विधायक बनाना है। हाँ बिल्कुल, और किसी मतलब बहकावे में ना आए, अपना खुद पढ़े लिखे हैं, अपने हिसाब से बुद्धि विवेक से वोटर बने। किसी की रास्ता नहीं है, मोठ बगल में है या सबकी तहसील लेवल पे वोटर बनते हैं, या किसी संस्था का सहारा ले लें, अपना वोटर बने। मतलब इसमें ये नहीं है घर बैठे कोई आएगा वोटर बनाएगा, आगे आए भाई, आप ग्रेजुएट है, अपना राइट्स जानते हैं, वोटर बने। पहले तो वोटर बने, उसके बाद जब वोटर खुद बन जाएंगे तो अपने आप आएंगे वोट मांगने वाले आपके द्वारे, फिर पता चलेगा कौन कौन विधायक बनना चाहता है। अरे पढ़े लिखे आप चाहते हैं विधायक बनना? नहीं सर, ऐसा है, देखो अगर एक जनरल आप क्वेश्चंस में ऐसे डायरेक्ट पूछेंगे सर, तो कौन नहीं चाहेगा विधायक बनना और सांसद बनना और वो बनना। देश की सेवा करने के लिए, जनता के बीच में आने के लिए जो भी मुझे मौका मिले, मैं उन सब चीजों के लिए हमेशा तैयार रहूंगा, चाहे फिर वो राजनीति के क्षेत्र से हो, चाहे फिर वो किसी भी तरीके से हो। सरकार हमें या जनता हमें जिस प्रकार से स्वीकारेगी, मैं हमेशा उनके साथ, सरकार के साथ खड़ा हूँ। कुल मिला के मैं लक्ष्य से भटकूंगा नहीं, लक्ष्य से नहीं भटकूंगा। लक्ष्य एक है, जनता की सेवा, अच्छी एजुकेशन देना, हेल्थ पे बात करना, स्पोर्ट्स को इम्प्लीमेंट करवाना, इमोशंस और भावनात्मक बच्चों को मजबूत करना, ये हमेशा मेरे संदेश जाते रहेंगे। बच्चा मजबूत, देश मजबूत, पेरेंट्स को, पूरा गांव खुशहाल, खूब स्टार्टअप्स आएंगे, खूब बिजनेसेस आएंगे, खूब खुशहाली होगी, खूब हरियाली होगी। तो ये हम मान लें कि आगामी जो 2026 का चुनाव है, पंचायत का नहीं, विधान परिषद का, उसमें आप भी एक हिस्सेदार होंगे? नहीं, मैं हिस्सेदार रहूंगा, मैं बिल्कुल ऐसा हिस्सेदार रहूंगा कि बिल्कुल अवेयरनेस के लिए बिल्कुल सोशल मीडिया और लोगों के बीच जा जाके अवेयर करूंगा, चुनाव वोटर बनाऊंगा। अभी कितने बना चुके हैं वोटर? नहीं, अब ऐसे कोई गिनती नहीं कर सकता। एक आइडिया? हाँ, 2-4 हजार वोटर तो बन चुके होंगे। 4,000 वोटर आप बना चुके हैं, मतलब ऐसी कोई डाटा मैंने टारगेट क्या है चुनाव के पहले मैं टारगेट मैंने 1 लाख वोटर बनाने का लक्ष्य रखा। 1 लाख वोटर बनाएंगे आप? मैंने 1 लाख लोगों को अवेयर करके बताया कि अपनी अपनी तहसील जाके वोटर बन जाइए, ठीक है। आपके क्षेत्र का जो आपको लगे कि ये बंदा ठीक है, उसको पैरामीटर्स पे देखिए, उस पे मत चले जाना। वो आजकल जाना चलता है, इनका बेटा, इनकी बेटी, इनका बहू, इनका नाती, इसमें है ना, मंत्री जी का बेटा है, विधायक जी की बहू, अपना ग्रेजुएट है, अब तो पढ़े लिखों का चुनाव है, इसको तो उस चीज से हट के कम से कम। आप खुल के क्यों नहीं बोल रहे हैं? नहीं, खुल के नहीं सर, मैं केवल एक जस्ट जनरल एक नेपोटिज्म की जो आप बात करते हैं, आप भी काफी बात करते हैं, वो नहीं, मैं नहीं बात करता। नेपोटिज्म सर एक्चुअली केवल राजनीति में नहीं, आप एक हमारे अब स्कूल के अंदर है, मैं अपने किसी दोस्त की वाइफ को टीचर बना लूं, और कोई एक अच्छी टीचर को नहीं दूं, एक वैकेंसी है, ये नेपोटिज्म गलत उदाहरण हो गया ना। ठीक है, टीचर एक अच्छी को, तो नेपोटिज्म मतलब मेरिट्स के आधार पे मौका ना मिलना, है ना। तो मैं तो कभी पसंद नहीं करूंगा, मेरिट्स के आधार पे ही मौका मिलना चाहिए, चाहे फिर वो राजनीति हो, ठीक है, मंत्री जी हो, सांसद जी हो, जो भी व्यवस्था है, अगर बच्चा डिजर्विंग है, योग्य है तो उसको बनना चाहिए। बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या दो राय है उसमें? कोई दो राय नहीं।
लेकिन यदि मोहित कनकने मंत्री जी के बेटे से ज्यादा योग्य आपको लग रहे हैं तो मोहित जी को बनाइए। आपको लगता है कि मोहित जी केवल नेपोटिज्म खेल के किसी योग्य व्यक्ति को, जो वाकई में विधायक का बच्चा है या मंत्री जी का बेटा है, वो योग्य है, तो नहीं, योग्यता के उसको आधार पर बनना होना चाहिए, चाहिए। योग्यता के आधार पर होना चाहिए। और बस यही एक चीज, और फिर पढ़े लिखों का चुनाव है तो हमारे हिसाब से पढ़े लिखों चुनाव को, और लोगों को पता वोटर चलना को चाहिए कि हमारे यहाँ कौन-कौन से जाना, चुनाव हैं। इस सब ये बहुत अच्छी बात हो जाती है कि जैसे जब भी मैं किसी ग्रेजुएट को जब अवेयर करता हूँ या मिलता हूँ तो उन्हें जाना बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो क्योंकि ऑलरेडी समझदार है, जान रहा है, बस उसको उसको पता ही नहीं है कि अच्छा ये चुनाव कह रहे हैं या क्या कह रहे हो यार, मुझे तो आज तक पता ही नहीं था। तो ये अच्छा है कि अवेयरनेस बढ़ रही है। और मैं तो अपनी जितने भी सोशल मीडिया या पत्रिकाएं वगैरह हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लेख एक निकाल के लोगों को अवेयर करूँ। जो भी जितने भी रास्ते मिलेंगे, एक मैंने एप्लीकेशन भी बनवाई है कि उसके लिए मैं लोगों को भेज दूँ कि उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दूँ, सो दैट कि मैं कोशिश तो कर लूँगा। वैसे टोटल 137 प्लेसेज हैं पूरे 10 जिलों में, जो मिनिमम तहसील है या मिनिमम नगर पंचायत है या मिनिमम ब्लॉक है, ऐसे पूरे 10 जिलों में 137 करीब जगह हैं जहाँ पे आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। हाँ, नहीं 137 तो जगह है, 137 जगह में करीब हमारे हिसाब से 40-45 तहसीलें निकलेंगी मेरे हिसाब से, एक एवरेज, इतना मैंने उस पर ही देखा, करीब 45। तो उन 45 प्लेसेस पे आपके फॉर्म जमा होंगे। तो 137 जगहों पे कोई ना कोई, मैं सोच रहा हूँ कि एक जिम्मेदार आदमी प्लेस कर दूं कि जो मदद कर पाए लोगों को, एक उनका एक आप ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर कम से कम, हाँ, एक बंदा अपने दोस्त, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई टीचर या कोई जिस मैं प्रोफेशन से मैं जुड़ा हूँ उसी में ही मैं कि जिम्मेदारी किसी को दे दूं कि यार अपने यहाँ की ग्रेजुएट्स को अवेयर करके कि कम से कम एक रास्ता दिखाओ कि यहाँ पे जमा हो जाएगा, और अगर फॉर्म ले लो और पहुंचा दो, कोई दिक्कत नहीं होती। बगल में सब जगह मॉठ या तहसील सबकी आसपास ही होती है, तो अपना करें। और तहसील लेवल पे कोई भी वकील वगैरह से देके जमा करवा दो अपना फॉर्म, उसमें कोई ऐसा कोई पैसा खर्च नहीं होता कि ना कोई लिस्ट कोई फीस होती है, अपना फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा होती है। तो अपना जमा करवा दीजिए, अपना वोटर बनिए, पहले वोटर बनिए, वोटर लिस्ट में जैसे नाम आएगा। और याद रखिए हर साल हर चुनाव में वोटर लिस्ट बनती है। जैसे मैं 2020 में अगर वोटर था तो मैं सोचूं कि ऑटोमेटिक वोटर लिस्ट, वो समझो निरस्त, नई वोटर लिस्ट फिर नहीं बनेगी, नहीं बनेगी फ्रेश, पुराना डेटा खत्म हो जाता। कई लोग कहते हैं कि मैं तो राहुल मैं तो वोटर था और अब मेरा नाम कट गया, मैंने नाम नहीं कटेगा, हर बार ही वोटर बनना पड़ेगा। ओहो, ये सबसे एक बार ये लोगों को पता नहीं है। तो, हाँ, ये भी थोड़ा गलत है। अगर एक बार ग्रेजुएट है तो अब वो ग्रेजुएट डिग्री चली छूटे जाएगी उसकी, वो तो कम जब वोटर बने ही रहे, अब नए वोटर जुड़ते चले जाएं। और इसकी ऑनलाइन भी होना चाहिए, कम से कम ऑनलाइन व्यवस्था भी होना चाहिए। ऑनलाइन अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर ले, गवर्नमेंट उसको वेरीफाई कर ले यूनिवर्सिटीज से उनकी डिग्री, और वोटर बनाते चला जाए, तो घर बैठे ही वो वोटर बन जाएंगे। अब लेकिन अब देखो हर कोई नहीं कर पाता, अब सब अपने, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई व्यस्त है कि अपना सबकी फोटो कॉपी कराए, फिर फॉर्म भरे। अब बहुत पुरानी व्यवस्थाएं हो गई हैं, सब ऑनलाइन का सिस्टम है। तो सरकार से एक हमारा ये भी विनम्र निवेदन रहता है कि जो ऊंचे लोग बैठे हुए हैं कि भैया अभी तो टाइम है, कम से कम ऑनलाइन उसकी एक छोटी सी एक ऑनलाइन पोर्टल बना के ग्रेजुएट को अपलोड कर दें। बस ये है कि लाखों में बढ़ जाएगी, सरकार के लिए समस्याएं बढ़ जाएगी। जो लोग जमी जमाई व्यवस्था पर रखे रहे ना कि हमारे ही इतने कॉलेज है, हमने इतने वोटर बनाए और चुपचाप स्नातक विधायक बन गए, वो व्यवस्था मैं तोड़ना चाहता हूँ। बस इतनी से है, हो सकता है गलत काम कर रहा हूँ, लेकिन वोटर नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, वोटर बनाओ जो भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लंबा समय दिया हमें, हमसे बातचीत की। धन्यवाद। बस यही है कि आप भी सर किसी न किसी बहाने से टीचर्स को, स्कूल्स के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए हमेशा वो कहते हैं प्रतिज्ञाबद्ध रहें। आप देखना अब इस मंच पे बुंदेली वार्ता की आपको एजुकेशन बस और टीचर्स इससे जुड़े, हेल्थ और एजुकेशन से जुड़े तमाम हस्तियों को विकास करने का अगर मीडिया ने वो दायित्व ले लिया तो हम जैसे लोग, हम डॉक्टर्स को भी बुलाएंगे। हाँ नहीं, बिल्कुल सर, बहुत उनसे भी बात करेंगे, तमाम डॉक्टर से अच्छे, उनसे भी बात करेंगे, समझेंगे क्या कौन सी बीमारी है। मेरा आपसे भैया आपको भी शुभकामनाएं, आपके पूरे शिक्षकों को, बुंदेलखंड के सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस पे शुभकामनाएं। थैंक यू। जय बुंदेलखंड। जय बुंदेलखंड।